गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन अपने जो रोज 10 क्वेश्चन चर्चा करते हैं दूसरों के बारे में, इस टॉपिक में आज इस लेक्चर में अपन जो 5G टेक्नोलॉजी है, साथ ही जो चोल साम्राज्य के दौरान जो स्थापत्य कला क्या थी उसके बारे में, इन दो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और करंट से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन चर्चा करते हैं उनके बारे में तो देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी % हो गई है? दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार जो वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ गई है। तो बताइए कितनी बढ़ गई है और कितने % हो गई है बढ़कर यह? दोस्तों, जो वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है, 37% हो गई है। अर्थात 100 पुरुषों में से 37 महिलाओं के द्वारा काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अयन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो बताइए कौन सी गवर्नमेंट है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में से कौन सी सरकार है जिसके द्वारा अयन मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है? दोस्तों, हाल ही में अपनी जो केरल सरकार है उसके द्वारा इस ऐप का लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना कौन सी गवर्नमेंट है, केरल का यह एक महत्वपूर्ण ऐप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो दोस्तों, यूरोप की एक संधि है सशस्त्र बल संधि। हाल ही में इस संधि से कौन सा देश बाहर हो गया है? दोस्तों, हाल ही में इस संधि से जो अपना रूस है वो बाहर हो गया है। ये संधि है वो यूरोपीय देशों को सपोर्ट करने वाली एक सशस्त्र बल संधि है। इसको गैर भेदभावपूर्ण मतलब भेदभावपूर्ण संधि मानते हुए रूस ने इससे बैकआउट कर लिया है, अपने आप को इससे दूर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, हाल ही में जो अपनी 5G टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। तो बताओ करनाल, जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली में से कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका आयोजन है वो अपने नई दिल्ली में किया जा रहा है। अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी है वो 5वीं पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है। ठीक है, ये जो 1G, 4G, 2G और जो 3G है उसका उनके ऊपर एक नया वैश्विक वायरलेस नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है ये? यह एक वायरलेस नेटवर्क है। दोस्तों, यह एक नए प्रकार का नेटवर्क है जिसमें मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सहित जो लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं होती है इनको एक दूसरे से जोड़ने का यह काम करता है। उन्हीं को आपस में संचार करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों, 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की जो गति है वो 2 GB अर्थात गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में दर्ज की गई है। ठीक है, तो बताइए इसकी हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो इसकी इंटरनेट की गति है वो कितनी है? 20 GB गीगाबाइट प्रति सेकंड इसकी गति है। दोस्तों, इसके अलावा जो अपनी जो 4G है उसकी अधिकांश इंटरनेट डेटा की गति थी वो 1 GB थी। ठीक है, तो ये 20 है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही तीव्र गति का इंटरनेट है। 5G टेक्नोलॉजी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो दोस्तों, 5G नेटवर्क है वो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करता है, अर्थात इसमें 100 से 300 गीगाहर्ट्ज क्षमता है। ठीक है, कौन से स्पेक्ट्रम ये काम करता है? यह मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पर यह काम करता है। दोस्तों, इसके नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से अधिक मात्रा में डेटा को भेजा जा सकता है क्योंकि इसकी आवर्ती गति अधिक होती है। इसके कारण यह आसपास के संकेतों को बहुत कम प्रभावित करता है। ठीक है, अर्थात अपने मोबाइल में डेटा होता है उसमें 5G टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, तो वो बहुत तेज गति से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी आवर्ती है वो बहुत अधिक है। ठीक है, और जो आसपास के संकेत होते हैं उनको ये बहुत ही कम इफेक्ट करती है। दोस्तों, ये एक उन्नत प्रकार की लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है,
अर्थात 5G टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में एक नवीनतम दीर्घकालीन अपग्रेड है। ठीक है, इसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में दोस्तों इसकी इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छी खासी है। अभी अपन ने देखा कि इसकी इंटरनेट स्पीड है वो 20 Gbps है, अर्थात प्रति सेकंड गीगाबाइट है। और वहीं अपनी 4G की जो इंटरनेट स्पीड थी वो 1 GB प्रति सेकंड गीगाबाइट है। दोस्तों 5G नेटवर्क में डाउनलिंक की स्पीड है वो 20 GB प्रति सेकंड है और अपलिंक की स्पीड है वो 10 GB प्रति सेकंड है। ठीक है, तो बताइए इसमें डाउनलिंक की स्पीड कितनी है? 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड है और जो अपलिंक की स्पीड है वो 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड है। दोस्तों 5G में बैंड की बात करें तो इसमें 3 बैंड है, निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति का स्पेक्ट्रम। ठीक है, इनमें जो सीमाएं होती हैं वो उपयोग के आधार पर अलग अलग है। जैसे कम बैंड के स्पेक्ट्रम की बात करें, जो निम्न बैंड है उसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें क्या होती है कि इंटरनेट की गति और जो डेटा के आदान प्रदान करने की गति है वो 100 Mbps है। ठीक है, कितनी है? 100 Mbps है जो कम बैंड वाला स्पेक्ट्रम इसका डेटा है उसमें। मध्यम बैंड के स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें कम बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति है वो थोड़ी ज्यादा है, फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, वहीं उच्च बैंड का स्पेक्ट्रम है, इसमें जो अपने जो निम्न बैंड और मध्यम बैंड की तुलना में इसकी गति है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यह कवरेज और सिग्नल भेद की क्षमता है वो इस तक बहुत सीमित है। दोस्तों अपन बात करें कि जो पहले कौन सा जीबी आया, जैसे पहले 1G, 2G, 3G, 4G, अब 5G आ गया, तो इनके बारे में बात करें 1GB के बारे में। तो दोस्तों 1G नेटवर्क है, 1GB जो नेटवर्क है वो 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था। और जब ये लॉन्च हुआ था तो ये एक प्रकार का एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था, जो कि केवल जो वायर वाले कॉल होते थे उनका समर्थन करता था। अर्थात 1GB में क्या होता था, पहले जो वायर वाले फोन आते थे उन्हीं के ऊपर काम करता था और ये किस आधार पर काम करता था? एनालॉग रेडियो सिग्नल के आधार पर। फिर 1990 के दशक में 2G नेटवर्क आता है जो कि डिजिटल रेडियो सिग्नल के ऊपर काम करने लगा था। ठीक है, 1G है वो एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और 2G है वो डिजिटल रेडियो सिग्नल पर काम करता था। दोस्तों 2G है वो 64 kbps की बैंडविड्थ के साथ वायर्स और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता था। ठीक है, ये जो वॉइस होता था और जो डेटा ट्रांसमिशन होता था, मतलब आवाज के साथ साथ जो अपन एक डेटा को एक फोन से दूसरे फोन में भेजते थे उसको भी ये सपोर्ट करता था। वहीं जो 1G था वो केवल वॉइस कॉल को सपोर्ट करता था। फिर आता है अपना नेटवर्क 3G। 3G नेटवर्क है वो 2000 का जो दशक था उस दौरान आता है। दोस्तों इसमें 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें डिजिटल जो वॉइस होती है, वीडियो कॉल होता है, जो अपन कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं फोन पर, जो टेलीफोन सिग्नल होता है आदि की इसमें क्षमताएं थी। ठीक है, अपन वीडियो कॉल करते थे वो 3G के माध्यम से आया था और डिजिटल जो वॉइस होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वो 3G में आई थी। दोस्तों 2009 के आसपास 4G टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें 100 Mbps से 1 Gbps की जो पीक स्पीड है उसके साथ इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसमें जो 3D वर्चुअल रियलिटी होती है उसको सक्षम बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात इसका महत्वपूर्ण योगदान है जो 3D वर्चुअल अपन रियलिटी देखते हैं इसको इसने आगे बढ़ाया। 3G है जो 3G नेटवर्क था उसने डिजिटल वॉइस, वीडियो कॉल और अपन जो कॉन्फ्रेंस पर कॉल लेते हैं उसको बढ़ावा दिया था। वही 2G है वो जो अपन जो डेटा ट्रांसफर करते हैं या वॉइस कॉल है उस पर था। और 1G है वो एनालॉग रेडियो सिस्टम था, उस पर आधारित केवल वॉइस कॉल को समर्थन करता था। ये अपन ने इनके बारे में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और जो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो नेटवर्क का विकास हुआ उसके बारे में अपन ने यहाँ पर जान लिया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों पहले तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि चंद्रमहल है कहाँ पे,
ये अपने जयपुर में है। और इसे अपने जो सवाई जय सिंह थे सेकंड, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, महल का निर्माण करवाया था। चंद्र महल का निर्माण जयपुर में सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय इंदौर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। इस दौरान भारत में जो इंदौर का नेतृत्व किया था वो शहादत खान ने किया था। किसने किया था? शहादत खान ने 1857 के नेतृत्व किया था इंदौर में शहादत खान ने। दोस्तों 1857 का विद्रोह है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन बात कर लेते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व कौन से क्षेत्र में किसने किया और इस विद्रोह को कहां पर किसने दबाया। तो दोस्तों दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने, और इसे दबाने का काम किया था ब्रिटिश अधिकारी जॉन नीलकोसन ने। वहीं लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी उसने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और इसका दमन किया था हेनरी लॉरेंस ने। नाना साहेब थे वो कानपुर में थे, और कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे कोलिन कैंपबेल ने दबाने का काम किया था। दोस्तों झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व किया, जिसे ब्रिटिश अधिकारी जनरल ह्यूज रोज ने दबा दिया था। बरेली में खान बहादुर खान थे, इस विद्रोह को सर कोलिन कैंपबेल ने दबा दिया था। वही जो कुंवर सिंह थे वो बिहार में थे, और बिहार में इस विद्रोह को दबाने का काम विलियम टेलर ने किया था। दोस्तों मौलवी लियाकत अली थे वो इलाहाबाद और बनारस में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। इलाहाबाद और बनारस में जो ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ओन सेल थे उन्होंने इस विद्रोह को यहाँ पर दबा दिया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 1857 के ऊपर कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी, उनके बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इन्होंने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? ये अपने वीडी सावरकर ने लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा जो पूरनचंद जोशी है उन्होंने रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम नामक पुस्तक लिखी थी। जॉर्ज बुश मलसेन ने द इंडियन इम्यूनिटी ऑफ 1857 लिखी। वहीं क्रिस्टोफर हर्बर्ट ने द ग्रेट इम्यूनिटी लिखी थी। इकबाल हुसैन ने रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल 1857 पुस्तक लिखी। वहीं खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा एक्स कवेक्शन ऑफ यूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक लिखी थी। इस लेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली बात है कि वीडी सावरकर ने 1857 पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बताइए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये लिखी थी अपने विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने और किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, 1939 में की गई थी, और जो अपने सुभाष चंद्र बोस है उनके द्वारा स्थापित यह संस्था है। जब अपना स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, उसके दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है 1939 में, जब उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है अधिकांश चोल मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों बताइए जो चोलकालीन मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो दोस्तों चोलों द्वारा सबसे ज्यादा जो मंदिर बनवाए गए थे वो भगवान शिव को समर्पित मंदिर बनवाए गए थे। बात करें चोल शासकों की स्थापत्य कला के बारे में,
तो दोस्तों चोल शासकों ने जो द्रविड़ शैली है उसके अंतर्गत जो पत्थरों का ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उनकी जगह इन्होंने पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग किया और बाद में इन्हीं के द्वारा जो पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग करके जो मंदिर बनाए गए थे उसी टेक्निक को आने वाले राजाओं ने अपनाया था। ठीक है, तो जो चोलकालीन मंदिर है वो द्राविड़ शैली के मंदिर हैं। दोस्तों चोल के इतिहास में जो प्रथम चरण की बात की जाए, जैसे विजयपाल से लेकर उत्तम चोल के बीच में कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया, तो दोस्तों यहाँ पर विजयपाल से लेकर उत्तम चोल के बीच में त्रिकुटलाई का सुदेश्वर मंदिर बनाया गया, साथ ही कुन्नूर का बाल सुब्रमण्य मंदिर बना, नर्तमोले का विजयलाय मंदिर बनाया गया, कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर तथा कदम्बर मिलाई मंदिर आदि का यहाँ पर निर्माण किया गया था। आगे बात करें इसके सेकंड चरण के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों राजा चोल से जो अपना कोलुतुंग तृतीय है उस दौरान कौन से मंदिरों का निर्माण किया गया, उनके बारे में बात करें तो इस समय सबसे प्रसिद्ध मंदिर तंजावुर का वर्देश्वर मंदिर था। ठीक है, और जो अपने गंगई कोड चोलपुरम का शिव मंदिर है। गंगई कोड चोल का जो शिव मंदिर है दोस्तों वो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ये दो मंदिर चोलकालीन बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो वर्देश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में स्थित है, एक शिव मंदिर जो कि गंगई कोड चोलपुरम में स्थित है, जिन्हें राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। दोस्तों इन मंदिरों को देखकर यह कह दिया जाता है कि चोलों ने दैत्य की समान कल्पना की थी और जो हीरो के समान उन्हें पूरा करने का काम किया था। दोस्तों इन दोनों के ये दोनों मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर दारासुरम का जो एताश्वर मंदिर है और त्रिभुवन का जो कंपेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। चोल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का बेजोड़ संगम किया। अर्थात चोलों ने क्या किया, वास्तुकला के रूप में जो अपनी मूर्तिकला थी और जो चित्रकला थी उन दोनों को मिला दिया और एक बहुत ही मनमोहक छटा उन्होंने प्रदर्शित की। दोस्तों चोल युगीन जो मूर्तियां हैं उनमें नटराजन की काष्ठ प्रतिमा है वो बहुत ही उत्कृष्ट मूर्ति है। अतः चोलों ने जो नटराजन की जो कांस्य प्रतिमा है बहुत इंपोर्टेंट है, नटराजन की कांस्य प्रतिमा, इनका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया। दोस्तों नटराजन की जो कांस्य प्रतिमा है इसे चोल काल का सांस्कृतिक कसौटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, चोल काल का सांस्कृतिक निकष अर्थात कसौटी कहा जाता है। जो नटराजन की कांस्य प्रतिमा मिली है यहाँ पर उसे। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होते हैं उनके चूषण का काम कौन करता है? दोस्तों अपना यकृत है उसका यह काम होता है। अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहराई में दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों तालाब का जल है वो कम गहराई में दिखाई देता है, इसका कारण परावर्तन है, विवर्तन है या अपवर्तन है या फिर दूरवर्ण है, बताइए। दोस्तों जो प्रकाश का अपना अपवर्तन होता है उसके कारण जो जल का तालाब का जल होता है वो अपन को कम गहराई तक दिखाई देता है। ये यहाँ पर आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।